नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि कोशिका विभाजन में अपन ने समसूत्री पढ़ा और सूत्री पढ़ा, ठीक है, और उनके महत्व पढ़े, कहाँ वो काम आते हैं, ठीक है। जैसे कायिक कोशिका के अंदर जो समसूत्री विभाजन होता है, इसी तरह से अपन ने देखा कि जो युग्मक बनते हैं वहाँ पे जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या सवाल बनते हैं मैंने आपको बताया। आज जो अपना जो टॉपिक है वो है पादपों में पोषण, ठीक है। पोषण जो है वो जिसका अर्थ होता है कि जो अपन खाना ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा का उत्पादन करना और अपने जैविक कार्यों में उसको उपयोग में लेना, ठीक है। तो पोषण का अर्थ ये है कि भोजन को ग्रहण करना एवं उनसे जो मिलने वाली जो ऊर्जा है उसका यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना, ये पोषण के अंदर आता है, ठीक है। अब पादपों के अंदर जो पोषण जो होता है वो कैसे होता है, उनमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो जरूरी होते हैं, ठीक है। अपने में जैसे देखो तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, ठीक है। इन सब की जरूरत होती है अपने पोषण यानी भोजन के अंदर। उसी तरह से पादपों के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी तो वो अपन इस क्लास के अंदर आज देखेंगे, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उनके बारे में भी अपन इसमें क्लास के अंदर देखा जाएगा। तो पहली जो है वो है पादपों के अंदर पोषण। सबसे पहला है भोजन जो है, भोजन के वे घटक जो किसी जीव की जैविक क्रियाओं में यानी उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो जैविक क्रिया जो होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है, आवश्यक होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहलाते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं जो जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यानी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषण पदार्थों जो सजीवों की शारीरिक संरचना, देखो पदार्थ क्या करते हैं, ये जो एक तो उसकी शारीरिक संरचना में बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, दूसरा जो होता है उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है, वृद्धि करने में। क्षतिग्रस्त जो भाग है उनको रख रखाव के अंदर, उनको क्षतिग्रस्त भाग है तो उनको रिपेयर करना, ठीक है, उनका कार्य। तो जो पोषक पदार्थ है उनका कार्य क्या होगा, तो शरीर की संरचना जो है वो बनाना, वृद्धि करना, तथा जो क्षतिग्रस्त भाग है उनके रख रखाव को, ठीक है, मेंटेन करना, ये कार्य होता है पोषक पदार्थों का। विभिन्न जैविक कार्यों के लिए, जैविक क्रिया मतलब बहुत सारी अपने अंदर जो जैविक क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उनके अंदर क्या करना, जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो उपचय और अपचय जो प्रोसेस होते हैं उनको मेंटेन करना, वो जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करना। पोषण में क्या मिलती है अपने को, ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा से क्या क्रिया संपन्न होती है, जैविक कार्य जो होते हैं वो संपन्न होते हैं, किसके कारण, ऊर्जा के कारण। ये मिलते कहां से है, पोषण से। पोषण जो होगा, तो पोषण का क्या अर्थ है कि पोषण जिससे क्या मिलती हो, ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा भी कौन सी है, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलती है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का जो उपयोग जो होता है वो जैव क्रियाओं में होता है, जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रियाओं के अंदर जो उपयोग में होगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपना पोषण कहलाता है। भोजन ग्रहण करना और उसमें उपयोगी विधि को क्या बोला जाता है, पोषण कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पोषण जो होता है वो उसके अंदर जो है वो भोजन को ग्रहण करना, उससे ऊर्जा का उत्पादन करना, जो ऊर्जा जो होती है वो जैविक कार्यों के लिए क्या आती है, काम आती है, इस भाग को क्या बोलेंगे अपन, पोषण कहा जाता है। कहते हैं कि पोषण के लिए पादपों के अंदर 17 प्रकार के जो तत्व जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे तत्व है जिनकी जरूरत जो अपने यहाँ पे पादपों के अंदर मिलते हैं, ठीक है, मिट्टी में मिलते हैं, लेकिन उसमें जो 17 तत्व जो है उनको पादप के लिए अनिवार्य तत्व माना गया है। कितने हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये कि जो कितने अनिवार्य तत्व है जो भोजन के लिए पादपों के लिए जो है वो जरूरी है, तो उसमें कौन सा आंसर आएगा, 17, ठीक है। कौन से कितने हैं, 17 है। 17 वे पदार्थ जो तत्व है जो पादपों में वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है, और इनकी संरचना के निर्माण के लिए 17 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक तत्व या अनिवार्य तत्व भी कहा जाता है इनको। ये टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है। तो पोषण में जैविक घटक जो किसी सजीवों में जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए पाए जाते हैं।
पोषक तत्व जिसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्स, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, इनको दो भागों में मोस्टली बांटा है। टोटल कितने ही है? 17 है। टोटल कितने ही है? 17 है। इनको दो भागों में बांटा है। एक तो वर्ध मात्रिक होते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी इनकी मात्रा, सीधी सी बात है, इनकी जो उपस्थिति है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो वर्ध, ठीक है, और मैक्रो, मैक्रो जिसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में चाहिए। दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक का मतलब होता है जिनकी मात्रा कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, इनकी मात्रा ज्यादा चाहिए, इनकी मात्रा कम चाहिए। जिनमें पौधों में अधिक आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इनकी आवश्यकता पौधों के लिए सबसे ज्यादा होती है, जिनको क्या बोलेंगे अपन? अधिक आवश्यकता वाले तत्व, जिनको वर्ध मात्रिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, इन पौधों में इनकी मात्रा 0.2 से 4% तक पाई जाती है। इनकी मात्रा जो होती है वो 0.2 से 4% तक पाई जाती है। ठीक है, ये इनका एक आंकड़ा है। दूसरा, इनको किसमें बांटा गया? इनको भी, इनके जो पाए जाने वाले तत्व है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें भी पाए जाने वाले तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो गैसीय, ऐसे खनिज जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी अगर वो शरीर में मिलके भी कोई बनाते हैं, तो जब शरीर का अपघटन होता है तो गैस के रूप में क्या चले जाते हैं? पर्यावरण के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनको याद रखना CHO। क्या याद रखना? CHO। CHO में C का मतलब कार्बन हो गया, H का मतलब हाइड्रोजन हो गया, और O का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो ये गैसीय अवस्था में, तो आपको पूछा जाए कि गैसीय अवस्था या अखनिज तत्व कौन से हैं जो वर्ध मात्रिक में आते हैं, तो वो होते हैं CHO। कौन से होते हैं? CHO। ठीक है, अखनिज गैसीय अवस्था में, ये किसमें रहते हैं? गैसीय अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, तो इनको अखनिज तत्व भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं? CHO। ठीक है, फिर आता है प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें मिट्टी में, यानी जो भूमि के अंदर है, इनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और इनको, और पादपों के लिए बहुत आवश्यक भी होते हैं। ठीक है, तो इनको अपन फर्टिलाइजर के माध्यम से या खाद के माध्यम से, मैन्योर के माध्यम से इनकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन आता है? इनमें याद रखना NPK। NPK, ठीक है, N का मतलब है नाइट्रोजन, ठीक है, P का मतलब जो है फास्फोरस है, और K का मतलब यहाँ पे क्या? पोटेशियम से। ठीक है, तो ये NPK याद रखना आपको। NPK जो कैसे होते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। इनकी मात्रा, अधिक मात्रा में इनको आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन से हैं? जो खनिज तत्व कौन से? तो आपको ये गैसीय अवस्था वाले तत्व कौन से? तो CHO। कौन है? CHO, जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो है द्वितीयक पोषक तत्व। ये प्राथमिक है, वो द्वितीयक पोषक तत्व है। ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी मात्रा जो कम होती है। उसके अंदर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 3 जो है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 और 3 6 और 3 9 तो इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो यह जो है वो 9 तत्व जो है वो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? वर्ध मात्रिक के अंदर, जिसमें CHO है, जिसको गैसीय तत्व बोलते हैं। गैसीय अपघटन, यानी अपघटन होने के बाद में ये गैस में बदल जाते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये गैस में बदल जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो NPK, जिनकी मात्रा जो होती है मृदा के अंदर कम होती है, और इनकी पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं? बाहर से जो मैन्यूर है या फर्टिलाइजर जो है, उर्वरक जो है और जो खाद जो है, उनका उपयोग अपन करते हैं, और उनको डाल के अपन क्या कर सकते हैं? इसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो NPK ये ज्यादा मात्रा में पादप को आवश्यक तत्व है। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय पोषक तत्व जो होता है इसमें है, ठीक है, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों जो है वो क्या है? वर्ध द्वितीयक पोषक तत्व है। ठीक है, तो वर्ध पोषक तत्वों में क्या है? जिनकी मात्रा अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो गैसीय, जिसको अखनिज तत्व बोलते हैं। दूसरा जो होता है प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं, और तीसरा जो है वो किसका नाम है? द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व में गैसीय वाले आते हैं, जिनको प्राथमिक में क्या? गैसीय वालों के अंदर CHO आता है, प्राथमिक वालों के अंदर NPK आता है, और द्वितीय वालों के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। ठीक है, तो ये जो है वो कौन से तत्व है? ये वर्ध मात्रिक तत्व है। तो इनमें से सवाल बन सकते हैं कि गैसीय तत्व कौन से? तो CHO। प्राथमिक पोषक तत्व जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता कौन सी होती है? इनकी कमी मृदा में होती रहती है।
ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो है द्वितीयक पोषक तत्व जिनके अंदर जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी मात्रा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इनकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, 0.02 से ही इनकी स्टार्ट होती है, इनकी 0.2 से 4 से तक क्या होती है, आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रिक वे तत्व होते हैं मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों में पादप के स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में, अत्यंत अल्प मात्रा में क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। अल्प मात्रा में ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। ऐसे पोषक तत्व मात्रिक तत्व कहलाते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं जिनकी अल्प मात्रा में, अत्य अल्प, ठीक है, जिसको बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आवश्यक, जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ये आवश्यक होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म मात्रिक। नाम से पता लग रहा है सूक्ष्म मतलब कम मात्रा जरूरत होती है, इसका नाम है वृत्त। वृत्त का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है। इसमें कौन आता है, एक तो Zn जिंक आता है, Cu कॉपर आता है, ठीक है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है, सॉरी मैग्नीज आता है, Fe लोहा आता है, बोरॉन आता है, मोलिब्डेनम आता है, ठीक है, क्लोरीन आता है और निकल आता है। सबसे अंतिम रूप से जो शामिल किया गया है वो कौन है, निकल है, पहले नहीं था, ठीक है। 2009 के अंदर इसको क्या किया गया है, वापस वृत्त सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में इसको शामिल किया गया है। तो सबसे अंतिम रूप से शामिल होने वाला सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन सा है, तो निकल है। कौन है, निकल। निकल क्या है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है जिनको 2009 के अंदर इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था सूक्ष्म मात्रिक तत्व के अंदर, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, जिंक है, कॉपर है, ठीक है, मैग्नीज है, फेरस है, बोरॉन है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे क्लोरीन है, ठीक है, मोलिब्डेनम है और निकल है, ठीक है। इनको सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। और सबसे अंतिम जो शामिल किया था, अंतिम कौन सा था, ये अंतिम तत्व जिसको शामिल किया था, अंतिम तत्व है, ठीक है, ये अंतिम तत्व है जिसको इसमें शामिल किया गया था। तो अंतिम तत्व कौन सा है, गैसीय फॉर्म वाले CHO, अत्यधिक मात्रा में आवश्यक तत्व जो होते हैं NPK, ठीक है। उससे द्वितीयक जो होते हैं जो थोड़े से कम मात्रा में, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। उसके बाद में सूक्ष्म मात्रिक के अंदर जो होते हैं वो जिसमें जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, दूसरा अपने लेते हैं आयरन है, ठीक है, बोरॉन है और मोलिब्डेनम में क्लोरीन है और निकल है। निकल जो है वो अंतिम है, ठीक है। तो ये दो भागों के अंदर अपन पोषक तत्वों को बांटते हैं, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये हो गए 17। तो इसमें कितने हैं, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और इधर कितने हैं थे, 9 9 और 8 कितने हो गए, 17, ठीक है। तो 9 तो है वो कैसे है, वर्ग मात्रिक में है, और 8 जो है वो कैसे सूक्ष्म मात्रिक के अंदर शामिल किया जाता है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि जो कोशिका का जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क होता है मतलब ज्यादातर भाग जो होता है किन किन से बना हुआ होता है, तो ज्यादातर भाग जो होता है वो 3 चीजों से बना हुआ होता है। जो गैसीय तत्व होते हैं, गैसीय तत्व, अखनिज तत्व, अखनिज तत्व कौन से है, CH और O, ठीक है। ये CHO इनका दूसरा नाम है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स या संरचनात्मक तत्व भी कहा जाता है। संरचनात्मक तत्व यानी बॉडी जो बनती है, यानी फ्रेमवर्क कौन देता है, तो आपको तो देखो इसके 3 नाम होंगे। इसको फ्रेमवर्क तत्व भी कहा जाता है, संरचनात्मक तत्व भी कहा जाता है, अखनिज तत्व भी कहा जाता है और गैसीय तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो 3 जो है वो कौन से है, CHO, तो ठीक है, इसके 3 नाम है, ठीक है, और खुद ही ये 3 भी है, जिसमें CHO आते हैं। दूसरा जो है देखो, दूसरा ये पूछा जाता है कि जीव द्रव्य के अंदर यानी जंतु हो या पादप हो, सबसे ज्यादा सार्वधिक, ठीक है, तत्व कौन सा होता है,
ठीक है, तो कार्बन ना होके वहां पे कौन है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। जंतु आपको पूछे कि पादप कोशिका के अंदर या जंतु कोशिका अंदर जीव दरिया के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो पादप व जंतु में सबसे ज्यादा जीव दरिया में सबसे सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क तत्व कौन से होते हैं, CHO होते हैं, जिनको गैसीय तत्व या अखनिज तत्व भी कहते हैं। दूसरा था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कैसी होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, कैसी होती है, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी को बाहर से अंदर आना है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, ये कोशिका झिल्ली लेती है। ठीक है, किसको आना है, किसको जाना है, ठीक है, किसको आने नहीं देना है, ठीक है, और किसको जाने नहीं देना है। ठीक है, और ये जो काम जो होता है वो कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। किसको आने दिया, किसको जाने दिया, किसको रोक लिया। ठीक है, जैसे ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको रोक लिया, ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको रोक लिया। तो जिसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक। ये चयन करती है, किसी भी तत्वों का क्या करेगी, चयन करेगी, किसको कोशिका के अंदर लेना है या नहीं लेना, इसका डिसीजन कौन लेता है, कोशिका झिल्ली रहती है। अच्छा, ये पारगम्यता जो बनती है, ये पारगम्यता जो बनती है, इसके लिए दो तत्व जिम्मेदार होते हैं। एक तो होता है कैल्शियम, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम, ये जो तत्व जो होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, पारगम्यता के लिए। तो क्वेश्चन आएगा, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार है, तो कैल्शियम और पोटेशियम है। कौन से, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, के और कैल्शियम, तो ये दो तत्व जो है वो जिम्मेदार है पारगम्यता के लिए। तो पारगम्यता के लिए कौन जिम्मेदार है, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी के अंदर क्या हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, मैग्नीज की कमी हो जाए, क्लोरीन की कमी हो जाए, ठीक है, तो ईटीएस में, ठीक है, तो ईटीएस वाला भाग है, यानी ईटीएस जो होता है वो वाला भाग नहीं होता है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो श्वसन वाला भाग होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले ये होते हैं, जो ट्रांसफर होता है, तो एक दूसरे के अंदर ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये श्वसन का भाग है, ठीक है, ईटीएस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, इन तत्वों की जिम्मेदारी होती है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। दूसरा है, अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए पत्तियों में, पत्तियों में अगर कमी हो जाए तो पत्तियां कैसी पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है, ब्लू रंग की हो जाती है, नीली पड़ जाएगी। और इसको बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक एंथोसाइनिन क्या बनता है, वर्णक बनने के कारण, ये वर्णक बनने के कारण। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी हो जाए तो पत्तियां कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, और पीली पड़ने का कारण क्या है, एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण है। कैसा है, एंथोसाइनिन जो वर्णक होता है उसके निर्माण के कारण पत्तियां कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश की कमी से अगर प्रकाश नहीं मिले, लगातार दिन में अगर प्रकाश नहीं मिलता है तो इसकी कमी से इसमें क्या होता है, पांडुरता हो जाती है। क्या हो जाती है, इस बीमारी को क्या बोला जाता है, प्रकाश की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पांडुरता, जिसको इलिटोलेशन भी बोला जाता है, इटियोलेशंस भी कहा जाता है, इटियोलेशंस या पांडुरता। ठीक है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्रकाश की कमी, प्रकाश की कमी से होने वाला बीमारी कौन सी है, पांडुरता है। ठीक है, तो इस चार्ट में या इस स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पहला फ्रेमवर्क कौन सा है, CHO है। दूसरा, जो सबसे ज्यादा तत्व कौन सा मिलता है जीव दरियों के अंदर, चाहे प्लांट हो या तो ऑक्सीजन है। ठीक है, पारगम्यता कौन डिसाइड करता है, पोटेशियम और कैल्शियम करते हैं। ठीक है, ईटीएस चक्कर में कौन कौन से एलिमेंट काम आते हैं, तो फेरस है, मैग्नीज और क्लोरीन है। ठीक है, और आपको बताया कि जो पीली पड़ जाती, नीली पड़ जाती है, उसका कारण क्या है कि भाई सोडियम अगर साथ में आ जाए तो, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अगर कमी पड़ जाए, कमी हो जाए तो पत्तियां कैसी हो जाती है, नीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है,
नीली पड़ जाती है। अच्छा, उसके पड़ने का कारण क्या है कि उसके अंदर एक वर्णक बनता है जिसका नाम क्या है, एंथोसाइनिन। क्या नाम है, एंथोसाइनिन एक वर्णक होता है जो वहां पे बनता है, उसके कारण पत्तियां कैसी हो जाती है, नीली पड़ जाती है, इनकी कमी के कारण। ठीक है, दूसरा होता है कि प्रकाश की कमी हो तो कौन सी बीमारी होती है उसमें, तो पांडुरता हो जाती है। कौन सी हो जाती है, पांडुरता, जिसको इटियोलेशन भी बोला जाता है, इटियोलेशन। ठीक है, पांडुरता कहा जाता है। तो ये स्लाइड फिर है कुछ तत्व जिनका उपयोग, जो अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या उपयोग है। ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि अनिवार्य तत्व और उनके कार्य। ठीक है, पहला, जिन तत्वों के रूप में वो ग्रहण किए जाते हैं, किन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, पादपों में क्षेत्र में किस क्षेत्र में ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, और उनके कार्य क्या है, तीनों को अपन ने लिख लिया है, इसके हिसाब से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला है नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन का जो उपयोग जो होता है वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसका उपयोग जो है एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में। ठीक है, अब एमिनो अम्ल आगे चल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाने में। तो प्रोटीन बनाने में इसका दूसरा काम आता है न्यूक्लिक एसिड बनाने में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए जो बनता है वो भी इनके कारण बनता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। एमिनो अम्ल बनता है वो भी इसी से बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनता है वो भी इसी से बनता है। ठीक है, अब प्रोटीन, सीधी सी बात है, देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हार्मोन्स बनते हैं, को एंजाइम बनते हैं, वो भी किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन से आपको याद रखना कि ये नाइट्रोजन प्रोटीन में एमिनो एसिड में मिलता है, और एमिनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड भी बनाने में काम में आते हैं, हार्मोन बनाने में भी काम में आते हैं। ठीक है, तो कोएंजाइम वगैरह बनाने में भी काम में आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के कारण इनको देखो एमिनो अम्ल बनाने में भी काम में आते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने में भी क्या आएंगे, काम में आएंगे। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए आता है, डीएनए और आरएनए आएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम में आता है। एमिनो एसिड, जब एमिनो एसिड जब बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं ए एमिनो एसिड, ए एमिनो एसिड, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं। तो इनके बीच में जो बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, ठीक है, ये बनने के कारण अब और भी बहुत सारी लंबी श्रृंखला होगी। ये कैसी होती है, लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, और ये लंबी श्रृंखला आगे चल के क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो इसमें भी किसका उपयोग में आ रहा है, इसका उपयोग में आ रहा है। ठीक है, दूसरा डीएनए बनाने में, तो डीएनए बनाने में भी देख लो तो इसमें भी आता है। ठीक है, डीएनए बनाने में जो सार होते हैं, नाइट्रोजनस सार होते हैं। ठीक है, डीएनए जो बनता है वो तीन चीजों से बनता है। एक तो होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पहला। दूसरा होता है वो पेंटो शुगर होती है, पेंटो शुगर, जिसको बोलते हैं राइबो शुगर भी बोला जाता है, राइबो शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, इससे बनता है। तीसरा इसके अंदर होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो होती है वो उपयोगी होती है, जिससे पूरा डीएनए बनता है। तो इसके अंदर देखो, जब नाइट्रोजिनस बेस पढ़ेंगे तो इसमें भी नाइट्रोजन आएगी, यानी डीएनए को बनाने में भी किसका उपयोग आ रहा है, नाइट्रोजन का उपयोग में आ रहा है। ठीक है, हार्मोन्स बनाने में, कि हार्मोन मोस्ट ऑफ कुछ एक को छोड़ के किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। को एंजाइम से, जो एंजाइम में को एंजाइम वो होते हैं जो एंजाइम की क्रिया को बदल देते हैं। ठीक है, यानी बढ़ा देते हैं, उनको को एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, अगर इनका साथ एंजाइम के साथ में होता है तो वो रिएक्शन और भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो को एंजाइम है। एटीपी बनाने में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, पर्णरित के संश्लेषण में, पर्णरित के निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि पर्णरित के निर्माण में अगर फॉर्मूला देखें तो क्लोरोफिल का S74 72, ठीक है, O जो है O6, ठीक है, N4, ठीक है, और Mg, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में देख लो, कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन भी आ रहा है, मैग्नीज भी आ रहा है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन देखो यह काम में आ रहा है,
क्लोरोफिल के निर्माण में, पर्णहरित के निर्माण में। ठीक है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के निर्माण में ये काम में आ रहा है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के निर्माण में अगर मैंगनीज नहीं होगा तो भी वो पत्तियां पीली पड़ जाएगी, नाइट्रोजन नहीं होगा तो भी पत्तियां पीली पड़ेगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी पड़ेगी। ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अब आप इससे पता लगा सकते हो नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन से पर्णहरित बनेगा, क्योंकि पर्णहरित बनाने में भी काम में आ रहा है, डीएनए बनाने में भी काम में आ रहा है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में क्या आता है, डीएनए आरएनए होता है, तो याद देख लो नाइट्रोजनस बेस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन, तो प्रोटीन में भी आ रहा है एमीन ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें भी आता है। ठीक है, तो ये बनाने में इसके आवश्यकता है, तो प्रोटीन बनाने में, एमिनो अम्ल बनाने में, ठीक है, प्रोटीन बनाने में, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बनाने में, विटामिन बनाने में, हार्मोन्स बनाने में। ठीक है, तो अगर ये एक सवाल आता है नाइट्रोजन की अगर हो जाए, नाइट्रोजन किस किस में काम आता है, तो इस चीज में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा तत्व है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जिसको H2PO4 के रूप में लिया जाता है या HPO2-4 के रूप में इसको लिया जाता है। ठीक है, ये 4 है, ये 2 ऊपर -4 इस आयंस के रूप में इसको लिया जाता है, दोनों के रूप में। ठीक है, ये क्या करता है, उपापचय कम सक्रिय कोशिकाओं में बने तरुण उत्तकों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन उत्तकों के विशेष रूप में विभजोतक में। विभजोतक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता होती है, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर है उपापचय क्रिया में फास्फोरस जो होता है वो उपापचय क्रियाओं के अंदर जो होता है वो कम मात्रा में सक्रिय होता है। ठीक है, और ये तरुण उत्तकों के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, फास्फोरस, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ये फास्फोरिक एसिड आ रहा है, डीएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड। देखो, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए बनाने में भी इसका यूज में आएगा, डीएनए बनाने में। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, इसको बनाने में न्यूक्लिक अम्ल काम में आ रहा है। ठीक है, कौन काम में आ रहा है, फास्फोरस। कौन सा आ रहा है, फास्फोरस जो है वो काम में आ रहा है। तो न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड। अच्छा, फास्फोलिपिड ये अपन ने पढ़ी थी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली में आपने देखा था कि जो दो चीजों से बना हुआ होता है, एक तो होता है लिपिड, ठीक है, और प्लस दूसरा जो होता है वो होता है पहला लिपिड है। ठीक है, और सेकेंड जो है वो आपका प्रोटीन। ठीक है, तो लिपिड में भी कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, तो इसमें फॉस्फोलिपिड से इसका मतलब क्या है कि इसमें अंदर भी फास्फोरस काम में आएगा। तो यहाँ पे क्या, कोशिका झिल्ली बनाने में भी ये काम में आता है। ठीक है, अच्छा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ रहा है, एनएडीपी इसमें भी आता है, एनएडीपी। ठीक है, इसमें भी आता है जीटीपी। ठीक है, तो ये सब ऊर्जा की मुद्राएं होती है। ठीक है, सबसे पहली को ये इनके रूप है, ये इसमें बदलते हैं, जीटीपी, एनएडीपी। ठीक है, तो इनके संश्लेषण में भी ये काम में आता है। तो सब में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो एटीपी, जीटीपी, एनएडीपी इनके संश्लेषण में काम में आता है, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में काम में आता है, फॉस्फोलिपिड बनाने में। और फॉस्फोलिपिड का उपयोग क्या होता है, कोशिका झिल्ली में होता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन बनाने में भी इसको आवश्यक होते हैं, तो प्रोटीन भी ये बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ पे है, एमिनो अम्ल बनाने में, प्रोटीन बनाने में, न्यूक्लिक अम्ल बनाने में, विटामिन में, हार्मोन्स में, को एंजाइम के रूप में। ठीक है, पर्णहरित बनाने में, क्योंकि पर्णहरित का फॉर्मूला ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे पर्णहरित बनाने में भी इनको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग। फिर फास्फोरस, फास्फोरस का देखो आप, जो अपन डीएनए बना था, डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना हुआ था। एक तो एटीपी था, फास्फोरिक एसिड था, दूसरा पेंटो शुगर जिसको राइबो शुगर भी कहा जाता है, तीसरा जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है। तो नाइट्रोजनस बेस, तो इसमें फास्फोरस आ रहा है, तो इसका मतलब फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल बनाने में काम में आ रहा है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है उससे क्या काम, फॉस्फोलिपिड जिसमें कोशिका झिल्ली बनाने में काम में आता है। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ कोशिका झिल्ली बनाने में। एनएडीपी, जीटीपी, इसमें सब में फॉस्फेट ग्रुप आता है, इनको बनाया, ये ऊर्जा है, ऊर्जा की मुद्रा है। ठीक है, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है और ये एटीपी में बदलते हैं। ठीक है, सारे किस में बदलते हैं, एटीपी में अंदर गिना जाता है इनको। ठीक है, और कुछ प्रोटीन बनाने में भी काम में आता है। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। नेक्स्ट जो है वो है पोटेशियम। पोटेशियम इसको आयंस के रूप में लिया जाता है। ठीक है, किसमें रूप में लिया जाता है, इसको आयंस के रूप में। ये विभजोतक उत्तक में, कलिकाओं के अंदर, ठीक है, पत्तियों के अंदर और मूल शीश के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उन एंजाइमों को सक्रिय करने जो Na+, Na+, सोडियम और पोटेशियम
Na+ वो पंप हेतु सक्रिय परिवहन करते हैं, ठीक है, आवश्यक होते हैं। सक्रिय देखो ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के होते हैं, एक्टिव होता है, एक तो होता है एक्टिव, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में किसकी जरूरत पड़ती है? एटीपी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एटीपी की, ठीक है। उसमें जो अणु जो होते हैं वो किसमें? लो कंसंट्रेशन से, निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से कहा जाता है उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। देखो सामान्य जो होता है वो पेसिव होता है, ठीक है, एक एक्टिव होता है, एक कौन सा होता है? पेसिव होता है। तो निष्क्रिय, निष्क्रिय श्वसन अपना निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन में वही हाई उच्च उल्टा होता है इसका, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। लेकिन इसमें उल्टा है, एक्टिव। देखो याद कैसे करना है? अगर देखो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मल होता है, निष्क्रिय। इसको अपन बोलेंगे पेसिव, ठीक है। पेसिव जो होता है उसके अंदर क्या होता है? हाई यानी उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से कहा जाता है निम्न सांद्रता की ओर जाता है, निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है। ये तो पैसिव है। नॉर्मली सब में ये होता है जिसको अपन डिफ्यूजन भी बोलते हैं या विसरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण, ठीक है, जिसको डिफ्यूजन भी बोला जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन और विसरण जो होता है वो उस सांद्रता से निम्न सांद्रता। लेकिन कई बार जरूरी होता है कि भाई तत्वों की जरूरत है और बाहर कम है, ठीक है, तो बाहर से वो तो भी क्या होता है, तो अंदर ले लाना पड़ता है उनको। तो अंदर से जब लाना पड़ता है तब उसमें के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में पोटेशियम आयन, ठीक है, ये बनाए रखते हैं। कोशिका में धन आयन एवं ऋण आयन को संतुलन करता है। रंध्रों के खुलने, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंध्रों के खुलने बंद होने को नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? पोटेशियम। यहाँ पे भी लिख देता हूं, रंध्र के खुलने को नियंत्रण, खुलने एवं बंद होने पर का नियंत्रण कौन करता है? पोटेशियम करता है। रसदानी में कोशिका रस की उपस्थिति बनी रहती है, जिसे कोशिका स्पीड, जैसे ये ग्रेडियंट करते हैं, मतलब जैसे उस सांद्रता को बनाए रखते हैं, बाहर कैसी है अंदर कैसी है, इनके द्वारा धन आयन और ऋण आयन को ट्रांसफर करके ये क्या करते हैं? सांद्रता को बनाए रखते हैं। पादप रोगों में क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पहला तो रंध्र वाला है, ठीक है। दूसरा स्फीति, ठीक है, स्फीति बनाई रखती है, मतलब कोशिका को मोटा बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद में है पादप में रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये पैदा करता है। अगर इसकी कमी हो जाए पोटेशियम की, ठीक है, तो इससे पत्तियां कैसी होती है? धब्बेदार, हरी मीनता हो जाती है एवं बौनापन रोग आता है। कैसा रह जाएगा? पादप जो होता है वो बौना रह जाता है। तो पोटेशियम की कमी से धब्बेदार, हरी मीनता होती है, पत्तियां धब्बेदार हो जाती है, जहां हरी नहीं है वहां पे धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। और पादप कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण। तो पोटेशियम के मेन जो है वो एक तो रंध्र को खुलना बंद करना, आयंस होते हैं, तो आयंस जब ट्रांसफर होते हैं तो उससे क्या होता है? उसका विसरण का सांद्रता बनी रहती है या सांद्रता को बदलती रहती है, ठीक है। तो वो ये करने के लिए काम में आता है, कोशिका की स्फीत अवस्था बनाए रखने में काम में आता है, ठीक है। और मेन जो है वो क्या है? इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इसकी कमी हो जाए तो धब्बेदार, हरी मीनता रोग होता है। नेक्स्ट जो है कैल्शियम है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो कहाँ पे मिलता है? ये विभजोतक पे मिलता है। विभेदित होने वाले उत्तकों एवं पुरानी पत्तियों में संचित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बीज है, बीज से जैसे ऊपर वाला भाग निकला, यहाँ से नीचे वाला भाग निकला, अब इस भाग के अंदर कैल्शियम का जमा होता है, जिससे ये कैसा होता है? कठोरता होता है, ठीक है। तो पादप के अंदर जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? जो जो कलिकाएं होती है उनमें आगे वाला जो भाग होता है वो कठोर होता है, या नीचे वाला भाग जो होता है ये कहाँ पे मिलेंगे अपने को? एक तो मिलेंगे पर्रोसिस पे, पर्रोसिस ज्यादा, और एक होता है मूल शीर्ष। तो पर्रोसिस और मूल शीर्ष पे ये पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? कठोरता करते हैं। क्या करते हैं? कठोरता लाते हैं, ठीक है। यानी विभाजन जो उत्तक है, तो ये विभाजन उत्तक है, विभजोतक उत्तक है, जहां पे विभाजन होता है वहां पे मिलते हैं। दूसरी चीज मध्य पट्टिका, देखो मैंने आपको एक दिन जब क्लास हुई तो लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि दो कोशिकाएं ए और बी है, पादप कोशिका, तो उनके बीच में जो एक दीवार होती है वो दोनों के लिए कॉमन होती है, जिसको बोला जाता है मध्य पट्टिका, इसको बोला जाता है मध्य पट्टिका, ठीक है, पट्टिका।
मध्य पट्टलिका, ठीक है। ये कैसी होती है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ होती है। कैसी होती है, उभयनिष्ठ होती है। मध्य पट्टिका दोनों के लिए कैसे है, दोनों कोशिकाओं में उभयनिष्ठ होती है। कैसी होती है, उभयनिष्ठ होती है, ठीक है। दोनों कोशिकाओं में कैसी होती है, ये उभयनिष्ठ होती है। वहां पे क्या हो जाता है, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में जमा हो जाता है। वहां पे जमा होता है कैल्शियम का, वो किस में रूप में होता है, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में, ठीक है। इनके कारण क्या होता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। ये एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय। तो इसका काम क्या है, एंजाइम को सक्रिय करना, मूल व परोशीर्ष में वृद्धि करना एवं कठोरता लाना। मूल एवं परोशीर्ष में क्या करना, वृद्धि करना, जो आपको बताया मैंने। और ये क्या लाता है, कठोरता लाता है। क्या लाता है, कठोरता लाता है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका परिवर्धन हेतु आवश्यक है। कोशिका के विभाजन के लिए और उसके परिवर्धन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अपन ने पढ़े कैल्शियम और पोटेशियम। पोटेशियम का काम क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। दूसरा, रंध्र खुलने के बंद करने के लिए इसका कारण है। सांद्रता को बनाए रखते हैं, ठीक है। सक्रिय परिवहन करता है ये, ठीक है। तो ये इसके काम है। कैल्शियम जो है वो विभजक ऊतक के अंदर पाया जाता है। ये जब पर्रों के मूल के शीर्ष जो होते हैं वहां पे मिलता है और उनको क्या करता है, वृद्धि एवं उसको कठोरता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन में भी मदद करता है और परिवर्धन के रूप में भी मदद करता है। मध्य पट्टिका जो होती है, जो दोनों कोशिकाओं के लिए जो कॉमन जो होती है, उभयनिष्ठ जो होती है, ठीक है, उनमें ये कैल्शियम पैक्टेट के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। और ये एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय करता है। क्या करता है, सक्रिय करता है। तो ये था कैल्शियम का काम, ठीक है। तो एक तो पोटेशियम रंध्र खुलने याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, ये कठोरता देता है। कैल्शियम क्या देता है, कठोरता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। एक्टिव और पैसिव आपको ट्रांसपोर्टेशन बता दिया मैंने। ए से याद रखना है, इसमें ए से याद है, एटीपी की जरूरत किसमें पड़ेगी, जिसमें उल्टा काम होगा। तो उल्टा काम किसमें होगा, एटीपी, ठीक है। जैसे पहले थे तो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो छोटा होता है तो क्या होता है, मम्मी धक्का देकर उसको स्कूल में भेजती है। तो धक्का दे मतलब एनर्जी लगती है, ठीक है। उसके जाने का मन नहीं है, निम्न से उच्च में जा रहा है, ठीक है। लेकिन बड़े होने के बाद में आसानी से जाते हैं, ठीक है। उनको कहना नहीं पड़ता, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता। तो जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कौन से होता है, वो एक्टिव होता है। तो ए से एटीपी याद रखना है, जिसमें एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी की जरूरत पड़ती है। पैसिव के अंदर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। ये उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, वो निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सीधी सी बात है, अभी जैसे क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिखवाया था, तो क्लोरोफिल के अंदर जो केंद्रीय भाग जो होता है वो क्या होता है, कौन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, Mg+2, ठीक है। ये पत्तियों के अंदर पाया जाता है, यानी ये कहां पे मिलता है, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी कि जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर, अपने हीमोग्लोबिन के अंदर क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। इसी तरह से पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल के अंदर, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के अणु का घटक है ये। किसका घटक है ये, क्लोरोफिल के अणु का। इसमें फॉस्फेट उपापचय एंजाइमों को सक्रिय करता है। ये क्या करता है, फॉस्फेट के एंजाइम जो होते हैं उनको क्या करता है, ये सक्रिय करता है। डीएनए आरएनए का संश्लेषण में मदद करता है। अच्छा, डीएनए आरएनए के संश्लेषण में कैसे मदद करता है कि ये राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम का काम अपन ने कोशिकांग पढ़े, जिसके अंदर क्या बताया था कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। फिर आपको ये भी बताया था कि प्रोटीन के संश्लेषण, राइबोसोम की 2 इकाइयां होती है। जैसे अपन एटीएस का माने तो एटीएस की 2 इकाइयां है, कौन सी है, एक तो होती है 40 और एक होती है 60, ठीक है। ये एस होते हैं। अच्छा, इन इकाइयों को जब प्रोटीन बनता है तो इन इकाइयों को दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, Mg+ साइन करता है। इनको इकाइयों को जोड़ने का काम, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है प्रोटीन संश्लेषण के समय इन इकाइयों को जोड़ने का काम कौन करता है, क्योंकि दोनों इकाइयां अलग अलग होती है। जब प्रोटीन बनते हैं तो ये इकाइयां दोनों एक दूसरे एमआरएनए के ऊपर या बीच में जो होता है ना, वो एमआरएनए होता है, ठीक है। ये एमआरएनए, और एमआरएनए के ऊपर जो होता है यहाँ पे प्रोटीन आते हैं, ये राइबोसोम है, ठीक है। ये जैसे अपने 60 ऐसे, और ये जैसे अपन 40 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम जो होता है वो कौन करता है, मैग्नीशियम आयन करता है। यानी प्रोटीन बनाने में ये मदद कर रहा है मैग्नीशियम, ठीक है। तो आरएनए डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण राइबोसोम की उप इकाइयों को जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। तो मैग्नीशियम का मेन काम यही है कि पहला चीज, क्लोरोफिल का ये मेन घटक होता है, केंद्रीय तत्व है ये इसका, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना कि ये राइबोसोम को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, राइबोसोम के जोड़ने का काम ये करता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सल्फर। सल्फर जो एसओ के रूप में रहता है, ठीक है। सल्फर जो होता है स्तंभ, मूल, शीर्ष, पादप के तरुण पत्तियों के अंदर ये मिलता है, ठीक है। सल्फर वो मेन जो होता है वो क्या होता है, कुछ एमिनो अम्ल होते हैं जिनके अंदर सल्फर मिलता है, वो होते हैं एक तो सिस्टरनी और दूसरा होता है मेथियोनिन। क्या होता है, दो, तो दो एमिनो एसिड कौन से हैं जिसके अंदर मिलते हैं, तो वो होता है सिस्टरनी और दूसरा जो होता है वो कौन सा, मेथियोनिन। ये याद रखना है, जिनके अंदर सल्फर मिलता है, ये दोनों एमिनो एसिड है। क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है, का घटक है, अतः कुछ प्रोटीन का घटक है। यानी सीधी सी बात है, जब सल्फर इन दोनों के अंदर मिल रहा है तो यही आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन में भी घटक ही होंगे, ठीक है। तो एमिनो एसिड का घटक है और ये एमिनो एसिड के अंदर कुछ प्रोटीन का भी घटक है। फिर उसके बाद में कोएंजाइम ए और विटामिन, थायमिन, ठीक है, बायोटीन, ठीक है, फेरेडॉक्सिन, ठीक है, ये सब विटामिन जो है इनको निर्माण करने में भी इसका काम में आता है। किसका काम आता है, तो सबसे पहले ये एमिनो एसिड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड में भी पाए जाते हैं और कुछ एमिनो एसिड में पाए जाते हैं, यानी कुछ प्रोटीन में भी ये मिलेंगे, ठीक है। कोएंजाइम के रूप में ये मिलते हैं, विटामिन जैसे थायमिन है, ठीक है, बायोटीन है, फेरेडॉक्सिन है, ये विटामिन के नाम है, इनके अंदर ये होते हैं। लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उनकी ग्रंथियों का निर्माण, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रंथियों का निर्माण, ग्रंथियों का निर्माण, तो इसमें याद ये रखना है, ग्रंथियों का निर्माण जो होता है, जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, लेग्यूम का मतलब होता है दलहन वाले पौधे, दलहन वाले पौधे, जिससे में, ठीक है, दलहन वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये जो ग्रंथियां बनती है, मैंने आपको बताया था नोड्यूल, जिसके अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। उनकी जो गांठ जैसी संरचना होती है उनको ग्रंथियां बोला जाता है, ठीक है। तो ये लेग्यूम प्लांटों में ग्रंथियां जो बनती है वो इसके कारण ही बनती है, ठीक है, सल्फर के कारण। तो मैग्नीशियम का कारण क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, ठीक है, डीएनए आरएनए निर्माण में सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करता है, जब दोनों इकाइयों को, जो राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसके काम है। सल्फर का काम अगर पूछे तो आपको ये क्या है कि एमिनो एसिड में, कुछ एमिनो एसिड के अंदर मिलता है, तो कुछ एमिनो एसिड में मिलता है, तो कुछ प्रोटीन में भी मिलेगा, ठीक है, कोएंजाइम के रूप में, ठीक है, और विटामिन के रूप में, और लेग्यूम प्लांट की ग्रंथियों के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन लोह तत्व है, ये पत्तियों एवं बीजों में पाया जाता है। कहां पे मिलता है, ये पत्तियों एवं बीजों में, ठीक है। ये भी क्लोरोफिल के संश्लेषण में आवश्यक है, क्योंकि जब फेरेडॉक्सिन, ये आया फेरेडॉक्सिन, ठीक है, जब ईटीएस चक्र होता है साइटोक्रोम, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो पहले फेरेडॉक्सिन से साइटोक्राइन में, ठीक है, एक घटक है, तो यहाँ पे ये जाते हैं, जिसमें कैटेलाइज, कैटेलाइज जो एंजाइम जो होते हैं को सक्रिय करता है। ये क्या करते हैं, लोहा जो होता है, आयरन क्या करता है, इनको एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। तो इसमें याद रखना कि क्लोरोफिल संश्लेषण में ये जरूरी है, और दूसरा होता है एंजाइमों को सक्रिय करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है, एंजाइमों को क्या करता है, ये सक्रिय करता है, ठीक है। फेरेडॉक्सिन वगैरह जो एंजाइम जो होता है, ठीक है, ये घटक है, इनमें इनको क्या करता है, एंजाइम जो पाए जाते हैं उनको क्या करता है, ये सक्रिय करता है। दूसरा जो होता है वो मैंगनीज है, मैंगनीज Mn, ठीक है, ये M2 के प्लस के रूप में अपन लेते हैं इसको, ठीक है। समस्त उत्तक पत्तियों के सिराओं के बीच में संचित होता है, सिरा पत्तियों की, तो पत्तियों की ये जैसे पत्ती है, तो ये बीच में ये क्या होगी, ये इसकी सिरा है, क्या है, सिरा, ठीक है। तो सिराओं में ये संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में ये काम में आता है, ठीक है। श्वसन में, ये प्रकाश संश्लेषण में वैसे काम में आएगा, अपन ने देखा था इसमें नाइट्रोजन वाले में, ठीक है। तो नाइट्रोजन के उपापचय में अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन की उपापचय क्रिया जो होती है, उपापचय मतलब नाइट्रोजन से जो बनते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे, ये एंजाइमों को सक्रिय करेंगे। वहां जो एंजाइम मिलते हैं उनको क्या करते हैं, ये सक्रिय करते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल जो बी है, उनमें इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। यानी सबसे पहले दाता, दाता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, किससे, Mn से, तो ये Mn से यहाँ पे दाता का कार्य करता है। श्वसन के दौरान विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ना, सॉरी ये इसमें विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, जिसमें क्या होता है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु को तोड़ना, ठीक है, ग्लूकोज के अणु को तोड़ना, ठीक है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिया जो होती है इसमें भी कौन मदद करता है, ये Mg मदद करता है। तो Mg का क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। दूसरा है श्वसन में,
और तीसरा जो है नाइट्रोजन के उपापचय में ये क्या करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है। ठीक है, क्लोरोफिल में ये दाता जो इलेक्ट्रॉन दाता जो होता है वो यहाँ पे ये काम करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब देने वाला, मैग्नीज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, देखो +2 है, मैग्नीज +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देने का काम होता है। अगर सपोज मान लो मैग्नीज की कमी हो जाती है तो इससे बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मटर का मास स्पॉट्स रोग, और चुकंदर के अंदर होता है स्पिकल येलो रोग। ठीक है, याद रखना मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है, मटर के अंदर मार्स स्पॉट्स रोग होता है। ठीक है, और दूसरा होता है चुकंदर के अंदर कौन सा होता है, स्पिंकल येलो रोग होता है। ये किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। मैग्नीज की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो मटर के अंदर मार्स स्पॉट्स रोग। ठीक है, और दूसरा होता है चुकंदर के अंदर स्पिंकल येलो रोग जो होता है वो इसके अंदर होता है मैग्नीज की कमी से। ठीक है, तो लोहा जो है उसके अंदर याद रखना एंजाइमों को ये सक्रिय करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मैग्नीज जो है वो प्रकाश संश्लेषण में, शोषण में, नाइट्रोजन के उपापचय में। ठीक है, ये क्लोरोफिल बी के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और विकार्बोक्सीकरण में इसका उपयोग में आता है। ठीक है, और इसकी कमी से मटर के अंदर रोग होता है जिसको मार्स स्पॉट रोग होता है। ठीक है, और चुकंदर के अंदर ही जो रोग होता है उसको स्पिंकल येलो रोग कहा जाता है। फिर आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जिसको MO2-2 के रूप में लिया जाता है, समस्त ऊतकों में विशेषकर जड़ों के अंदर ये पाया जाता है। यानी ये कहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है, जड़ों के अंदर। ठीक है, अब जड़ों के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यौगिकरण के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन जो होती है N2 को केस में नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने का काम, ठीक है, कौन करता है, यहाँ पे ये मदद करता है। ठीक है, नाइट्रेट या यौगिक नाइट्रेट में डिटेक्शन एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, ये एंजाइमों को क्या करेगा, सक्रिय करेगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम का काम क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में मदद करना। क्या काम है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के अंदर क्या करना, मदद करना। फिर होता है बोरोन। बोरोन में BO3-3 पत्तियों या बीजों के अंदर पाया जाता है। बोरोन जो होता है वो उपापचय क्रियाओं में भाग संबंध नहीं है इसका, उपापचय क्रियाओं में यानी कोई बनाने में, तोड़ने में इसका कोई संबंध नहीं है। ये क्या करता है, जल व कैल्शियम के अंतःग्रहण को बढ़ाता है, जल व कैल्शियम के अंतःग्रहण को बढ़ाता है। विभजोतक के सक्रिय में परागनली, इंपोर्टेंट, परागनली की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये इंपोर्टेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है, परागनली के अंदर क्या, परागनली का मतलब होता है जब परागकण स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं यानी वर्तिकाग्र के ऊपर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद में वहां से क्या बनती है, परागनली बनती है। तो परागनली के निर्माण में, उसकी वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, बोरोन जिम्मेदार होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, ठीक है, में भी ये क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, उपापचय क्रिया के अंदर कोई इसका संबंध नहीं है। तो विभजोतक की सक्रियता बढ़ाने में, ठीक है, दूसरा है पराग नली के वृद्धि के लिए आवश्यक है। इंपोर्टेंट क्या, पराग नली के वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसकी कमी से भी होता है, चुकंदर में हृदय गलन रोग हो जाता है, जिसमें अंदर से वो पूरा जो चुकंदर होता है वो सड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है अंगूर के अंदर जो होता है वो क्या होता है, हैन और चिकन रोग होता है। हैन और चिकन रोग का मतलब होता है कि जैसे अंगूर है तो अंगूर का पौधे में अंगूर जो लगते हैं कुछ साइज जो होती है वो छोटी होती है, जिनको हैन बोला जाता है, सॉरी चिकन बोला जाता है, और कुछ अंगूर जो होता है वो बड़े साइज के होते हैं जिनको हैन बोला जाता है। यानी एक ही पौधे पे दो तरह के क्या लगते हैं, अंगूर लगते हैं। ठीक है, दूसरा होता है तंबाकू का शीर्ष गलन भाग। तंबाकू के शीर्ष गलन भाग भी इसी बीमारी बोरोन की कमी से होता है। तो बोरोन की कमी से 3 रोग है। ठीक है, पहला जो है चुकंदर का हृदय गलन रोग है, अंगूर का हैन चिकन रोग है, और तंबाकू का शीर्ष गलन रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, बोरोन का कार्य क्या है, परागनली में वृद्धि करना। ठीक है, कैल्शियम के जो जल को अंतःग्रहण में क्या करना है, किसको बढ़ाता है। ठीक है, विभजोतक में सक्रियता लेना और विभजोतक में सक्रिय बनाना ताकि विभाजन ज्यादा हो सके। ठीक है, परागनली में वृद्धि और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। ठीक है, उपापचय क्रिया में इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो मेन इसका काम है परागनली में क्या करना, इसका मॉलिब्डेनम का काम क्या है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। फिर है कॉपर, तांबा, जिसको Cu+ के रूप में लिया जाता है, समस्त ऊतकों में पाया जाता है ये। ठीक है, इसका काम क्या है,
ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है एवं प्लास्टोसाइनिन का घटक है। इसका घटक है ये प्लास्टोसाइनिन, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। ये प्लास्टोसाइनिन जो है किसमें काम आता है? प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन जो ईटीएस चक्कर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भाग में लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन में ये क्या करते हैं? भाग में लेते हैं। तो प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में, ठीक है, का घटक है ये कौन है? कॉपर, और जो किसमें काम आता है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्य करता है, ठीक है। ये विटामिन सी के निर्माण में भी सहायक है। तो सबसे पहले प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, बनाने में यह घटक है ये इसका, और ये किसमें काम करता है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है, ठीक है। और तीसरा जो है ये किसमें है? विटामिन सी के निर्माण में, विटामिन सी के निर्माण में, विटामिन सी के निर्माण में ये सहायक होता है। इसकी कमी से नींबू में डाईबैक रोग होता है, ध्यान रखना, जिसमें नींबू की पत्तियां जो होती है वो जल्दी से क्या हो जाती है? गिर जाती है, छोटी में होती है, और छोटे में ये क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है। और धान्य में, बीजों में उदार रोग, ठीक है, कौन सा रोग होता है? उदार रोग होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा? नींबू में डाईबैक, याद रखना, नींबू के अंदर डाईबैक जो होता है वो कॉपर की कमी के कारण होता है। धान का उदार रोग भी किसके कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है, ठीक है। कॉपर की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नींबू के अंदर डाईबैक होता है, ठीक है। और धान के अंदर कौन से होते हैं? उदार रोग होता है, ठीक है। इसका काम क्या? प्लास्टोसाइनिन जो प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है, विटामिन सी के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक समस्थूकों में पाया जाता है, ये बीजों के निर्माण में सहायक है, इंपॉर्टेंट, बीजों के निर्माण में सहायक होता है ये जिंक। दूसरा होता है ये हार्मोन बनाने में, ऑक्सिन, किसको बनाने में? ऑक्सिन को बनाने में ये सहायक है, ठीक है। तो इसके दो कार्य है, एक तो जिंक जो है बीजों के निर्माण में, और दूसरा किसका है? ऑक्सिन के निर्माण में, ठीक है। ऑक्सिन के निर्माण, ऑक्सिन क्या है? प्लांट हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है, ठीक है, जो जिसके निर्माण में किसकी जरूरत पड़ती है? जिंक की जरूरत पड़ती है। इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? इसकी कमी से मक्का में सफेद कली का रोग जो होता है, वो मक्का के अंदर सफेद कली का रोग होता है, यानी जो बीज जो बनते हैं वो बिल्कुल छोटे बनते हैं, ठीक है, वो इसके कारण होता है। धन का खेरा रोग, यानी चावल जो होते हैं, धान्य, धान्य, ठीक है, धान्य का खेरा रोग जो होता है वो इसके कारण होता है, ठीक है। धान्य में खेरा रोग, यानी चावल जैसे दाना है तो उसके किनारे जो होते हैं वो काले काले पड़ जाते हैं, ठीक है। सेब में लघुपन, लघुपन रोग भी होता है, पत्तियां जो होती है वो छोटी हो जाती है, अब छोटी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, भोजन कम बनेगा, ठीक है, भोजन कम बनेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम ही होगा, ठीक है। तो जिंक जो है उसका उपयोग जो है वो बीजों के निर्माण में, ऑक्सिन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से, ठीक है, मक्के के अंदर सफेद कली का रोग होता है, धान्य के अंदर खेरा रोग होता है, जिसके अंदर वो चावल के दाने जो किनारों से काले पड़ जाते हैं। सेब के अंदर क्या होता है? लघुपन रोग होता है। लघुपन होने में क्या होगा? पत्तियां छोटी होती है, प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, ऊर्जा कम बनेगी, ठीक है, और पादप के लिए क्या है? नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो कॉपर में प्लास्टोसाइनिन, प्रकाश संश्लेषण, विटामिन सी, ठीक है, समस्थूकों में पाया जाता है। जिंक के अंदर समस्थूकों में बीज का निर्माण, ऑक्सिन का निर्माण, कमी से मक्का सफेद कली का रोग और धन का खेरा रोग और सेब का लघुपन रोग, ठीक है। और कॉपर की कमी से नींबू के अंदर कौन सा है? डाईबैक रोग होता है, ठीक है। और बीजों के अंदर, धान्य के बीजों के अंदर क्या होगा? कौन सा रोग होता है? उदार रोग होता है। कौन सा होता है? उदार रोग होता है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो Cl- के रूप में होता है, ठीक है, समस्थूकों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन जो मुक्त होती है उसके लिए आवश्यक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में देखेंगे आप CO2 प्लस H2O, यूवी लाइट, प्रकाश की लाइट, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, 6 और इसको मान लेते हैं 12। अब आप इस रिएक्शन के अंदर देखोगे कि जो ग्लूकोज जो बनता है ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब यहां पे जो ऑक्सीजन निकलती है, ध्यान रखना, कई बार सवाल आता है कि जो ऑक्सीजन जो निकल रही है ये वाली,
ये कहां से निकल रही है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में से निकल रही है कि इसके में से निकल रही है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है, अपघटन होता है इसका, यानी ये टूटता है, तब ये टूटता है तो किसमें बदल जाता है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से निकलती है, जल के अणु के टूटने से निकलती है। किसके निकलती है, जल के अणु से टूटने से निकलती है। दूसरा, ये जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये वाली, ठीक है, ये कहां से आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, यहाँ पे अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो अपचयन होता है तो इसके कारण क्या होती है, ये ऑक्सीजन यही की ये रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पे रहती है, ये ऑक्सीजन जो है वो यही है। ठीक है, ये वाली जो ऑक्सीजन है वो कहां से आती है, तो आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली जो CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, वो कहां से निकलती है, पानी के अपघटन से निकलती है कि CO2 से निकलती है। तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, पानी के अपघटन से निकलती है। तो CO2 का जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से निकलती है, वाटर के अपघटन से निकलती है। ये धन आयन और ऋण आयन को क्या करता है, संतुलित करता है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, आयंस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, अपने धन आयन और ऋण आयन को संतुलित करता है। ठीक है, तो ये थे पोषक तत्व। नेक्स्ट जो है ये अपन पढ़ चुके हैं वैसे, तो थोड़ा सा पोषण के आधार पे पादपों का वर्गीकरण। सपोषी, वे पादप जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको सपोषी कहा जाता है। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, उनको सपोषी। समस्त पादप है, शैवाल है, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा है परजीवी, जिनको बोला जाता है पैरासाइट। क्या बोला जाता है, पैरासाइट। इनको बोला जाता है पैरासाइट। ठीक है, इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, पैरासाइट में क्या होगा, दोनों लिविंग होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। वे पादप जो अपना भोजन अन्य वृक्षों या पादपों से करते हैं उनको परजीवी कहते हैं। तो दोनों पादप नहीं, जैसे अमरबेल जिसको कसकुटा बोलते हैं, अमरबेल जो होती है जो किसी पादप पे आती है, पादप क्या होता है, यहाँ पे होस्ट होता है। क्या होता है, होस्ट। ठीक है, जिसके ऊपर जाती है वो होस्ट होता है। ठीक है, इन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। जो कसकुटा अमरबेल होता है इनके अंदर क्या होता है, पादपों के अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर एक कीट भक्षी पादप, जिसको अपन बहुत सारे पढ़ लिए थे, जो जीवित रहने के लिए कहाँ पे कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं। कीट भक्षी पादप वे कहलाते हैं जिसमें ड्रोसेरा, ठीक है, डायनिया, यूट्रिकुलेरिया, गट पादप, पिक्चर प्लांट, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं जिनको अपन ने पढ़ चुके वैसे। अच्छा, ये क्यों होते हैं, इसका काम क्या है, क्योंकि ये दलदली भागों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दलदली भागों के अंदर पाए जाने पे वहां पे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये सॉरी दलदली क्या, ये वहां क्षेत्र में जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा अपर्याप्त होती है, वहां पे इनको पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करना पड़ता है। तो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो ये तीन तरह के हैं। ठीक है, स्वपोषी, परपोषी और कीट भक्षी। नेक्स्ट है मर्तजीवी, जिनको बोलेंगे सेप्रोफाइट। इनको बोला जाता है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, मर्तजीवी यानी मरे हुए, सड़े गले, उनपे अपना भोजन करते हैं। वे मर्त व सड़ी वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नाम से पता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसे म्यूकर है, एगेरिकस है, जो शैवाल होती है, कवक होती है, वो आती है। एक आता है मोनोट्रोपा, जो एक पुष्पीय पादप है, जो मर्त एवं सड़ी गली वस्तुओं पे करता है, इंपोर्टेंट। ठीक है, तो मोनोप्रा जो ट्रॉप जो है वो ऐसा पुष्पीय पादप है जो कहाँ पे उगता है, ये सड़े गले जो मर्त जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वहां पे ये ग्रो करता है। नेक्स्ट है सजीवी, जिसको बोलेंगे सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। सजीवी वे पादप होते हैं जो दो साथ साथ में रहते हैं, जैसे अपन ने बहुत सारे देखे। ठीक है, जिसको साथ साथ में रहकर, जैसे अपन ने लाइकेन देखा। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे में साथ में रहकर भोजन, जल एवं पोषक तत्वों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन सजीवन कहलाता है तथा रहने वाले साथ को सजीवी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीवी। जैसे लाइकेन, लाइकेन के अंदर कौन कौन रहता है, एक तो कवक रहती है और दूसरा इसके साथ में कौन रहता है, शैवाल रहती है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में रहते हैं। एक आता है कवक मूल भी आता है। ठीक है, जो पाइनस जो पादप है वो भी यहाँ पे इसमें सजीवी का उदाहरण रह सकते हैं, कवक मूल। ठीक है, जो कवक होती है वो मूल के अंदर पाई जाती है, वो इनको अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ये है, एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन।
सबसे पहले अपन ने देखा कि जैविक क्रियाओं को करने के लिए अपने किसी भी पादप को किसकी जरूरत पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पोषण के माध्यम से वो क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि ये पोषण क्या करता है, पोषण जो होता है शारीरिक वृद्धि में सहायक है, दूसरा जो होता है ये उसकी संरचना बनाने में सहायक है, क्षतिग्रस्त ऊतकों जो होते हैं उनके रख रखाव में सहायक है, और मेन जो काम होता है वो उसका होता है ऊर्जा का उत्पादन करना। ऊर्जा का उत्पादन होता है तो क्या होता है, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, और भोजन को ग्रहण करना और उससे ऊर्जा का उत्पादन करना, वो भी कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, वो उत्पादन करते हैं ऊर्जा का। ठीक है, जिसे पोषण कहते हैं। पोषण के लिए जो है वो इनके अंदर 17 प्रकार के क्या होते हैं, तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनको अनिवार्य तत्व कहा जाता है। ठीक है, इनको 2 भागों के अंदर अपन विभाजित कर लेते हैं। एक तो थोड़ा वृहद मात्रिक था, एक था सूक्ष्म मात्रिक था। तो वृहद मात्रिक है और दूसरा कौन सा है, सूक्ष्म मात्रिक है। वृहद मात्रिक में इनकी मात्रा ज्यादा जरूरत होती है तो वृहद मात्रिक में आते हैं। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, गैसीय जिसको अखनिज बोलते हैं CHO, और प्राथमिक जिसको NPK कहते हैं, इंपोर्टेंट है NPK ध्यान रखना। ठीक है, जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, यानी जो मृदा के अंदर इनकी कमी जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में ज्यादा क्या किया जाता है, उपभोग किया जाएगा इनका। फिर होता है द्वितीयक, जिनको में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। सूक्ष्म मात्रिक में कौन कौन आते हैं, जिंक आता है, कॉपर आता है, मैग्नीज आता है, आयरन आता है, बोरोन आता है, मोलिब्डेनम आता है, क्लोरीन आता है और निकल आता है। सबसे अंतिम रूप से शामिल किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा है, निकल है। कौन सा है, निकल है। फिर अपन ने देखा कि रचनात्मक जो है वो जो फ्रेमवर्क जो एलिमेंट है वो कौन से होते हैं, CHO होते हैं, जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में इसलिए क्योंकि जब इनका अपघटन होगा तो ये शरीर में से किस रूप में निकल जाते हैं, गैस के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण पादप जो होता है उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व मिलता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर मैंने बताया कोशिका झिल्ली जो सेनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, उसमें क्या होता है कि भाई किसी को बाहर जाना है या अंदर आना है, तो बाहर जाना और अंदर आना तो ये डिसीजन कौन लेता है, कोशिका झिल्ली रहती है, यानी चयन करती है। क्या करती है, चयन करती है। और चयन करने के लिए किसकी कौन से तत्वों की जरूरत होती है, तो कैल्शियम और पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर अगर आयरन FeCl जो ETH चक्कर में भाग लेते हैं श्वसन में, ठीक है, NPCAMG यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए तो पत्तियां पीली पड़ जाती है। किसके कारण पड़ती है, एंथोसाइनिन वर्णक के निर्माण के कारण। प्रकाश की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो पांडुरता हो जाती है। क्या हो जाती है, पांडुरता, पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, फिर अनिवार्य नाइट्रोजन में क्या रखना है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बनाने में, एमिनो एसिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में, विटामिन, हार्मोन्स, कोएंजाइम, ATP, पनहरित। ठीक है, जो नाइट्रोजन यहाँ पे भी यूज में आ रहा है, मैग्नीशियम भी आ रहा है देखो। फिर फास्फोरस, DNA बनाते हैं तो DNA में देखो फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, तो इसकी काम क्या होगा, फास्फोरस में जो न्यूक्लिक अम्ल बनाने में फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड से क्या बनती है, कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, कुछ प्रोटीन के संश्लेषण में भी ये आवश्यक होता है। पोटेशियम, रंध्र खुलने का नियंत्रण कौन करता है, ये करता है। ठीक है, सक्रिय परिवर्तन में मदद कौन करता है, ये करता है। ठीक है, पोटेशियम करता है। स्फीति, कोशिका की स्फीति बनाए कौन रखता है, ये सांद्रता आयंस है तो ये आयंस स्वतंत्र रूप से आयंस के रूप में पाया जाता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसके रूप में पादपों में प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है, कोशिका की स्फीति अवस्था भी बनाए रखता है। ठीक है, रंध्र खुलने बंद होने का भी यही करता है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव क्या है, जिसमें निम्न से उच्च में जाता है ATP की जरूरत पड़ती है, एक्टिव। ठीक है, उससे निम्न में जाता है तो कौन सी ATP की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पैसिव, निष्क्रिय और सक्रिय। कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, मूल चीज में ये वृद्धि करता है, कठोरता मध्य पट्टिका में ये पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति की एक लेयर है, कोशिका भित्ति की क्या होती है, मध्य पट्टिका क्या है, कोशिका भित्ति की क्या है, लेयर है। कोशिका भित्ति की एक परत है, एक परत है। ठीक है, एक क्या है, ये परत है या लेयर है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन होती है, ये उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, वहां पे ये कैल्शियम पैक्सिव ये एंजाइमों को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कोशिका विभाजन और कोशिका के परिवर्धन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, राइबोसोम को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, राइबोसोम जोड़ेंगे तो प्रोटीन बनाने में भी काम में आते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर ये पाया जाता है, मेन घटक है इसका क्लोरोफिल का। सल्फर जो है वो क्या पाया जाता है, स्तंभ और मूल के शीर्ष में पाया जाता है। ये एमिनो अम्ल जो होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, विटामिन भी बनते हैं, और लेग्यूम के प्लांट में जो ग्रंथियां बनती है वो भी किससे बनती है, इस सल्फर से बनती है। उसके बाद में लोहा वाला, ये एंजाइमों को सक्रिय करता है। ठीक है,
क्लोरोफिल के संश्लेषण में मदद करता है। मैंगनीज जो होता है वो क्या करता है, ये सिराओं के अंदर बीच में संचित होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और नाइट्रोजन के उपापचय में ये मदद करता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल में बी के इलेक्ट्रॉन दाता का भी काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का भी काम करता है, ठीक है। इसकी कमी से मटर के अंदर मार्च स्पॉट रोग होता है, ये याद रखना। और चुकंदर के अंदर क्या होता है, स्पिंकल येलो रोग होता है। मोलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के अंदर मदद करता है, ठीक है। ये एंजाइमों को ये भी क्या करता है, सक्रिय करता है। ठीक है। बोरोन जो होता है वो परागनली के निर्माण में, विभजोतक को सक्रिय में, उपापचय क्रिया में ये भाग नहीं लेता है, ठीक है। इसका कोई संबंध नहीं है उपापचय क्रिया में। और इसकी कमी से क्या होता है, चुकंदर में हृदय गलन होता है, अंगूर में हैंड चिकन रोग होता है, ठीक है। और तंबाकू के अंदर शीर्ष गलन रोग होता है, ठीक है। कॉपर के अंदर ये प्लास्टोसाइनिन बनाता है प्रकाश संश्लेषण में, और विटामिन सी के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। इसकी कमी से नींबू के अंदर डायबैक रोग होता है, और धान्य में बीजों का उद्धार रोग होता है, ठीक है। फिर है जिंक। जिंक समस्त ऊतकों में पाया जाता है। बीज के निर्माण में ऑक्सिन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन के निर्माण में जिंक सहायक होता है, ध्यान रखना, ये प्लांट हार्मोन है, ठीक है। मक्के के अपने सफेद कली का रोग जो होता है वो इसी के कारण होता है। धान्य का खेरा रोग जो होता है वो इसके कारण होता है। सेब का लघुपन जो रोग होता है वो जिंक के कारण होता है। तो जिंक के 3 है, ठीक है। मक्का, सफेद कली का, खेरा रोग और सेब का लघुपन रोग किसके कारण है, जिंक के कारण होता है। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो समस्त ऊतकों में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को मुक्त करवाने के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन कहां से मुक्त होती है, पानी से, ठीक है। तो जल का जब विघटन होता है, अपघटन होता है, तब क्या होता है, ये किसमें बदल जाता है, जल के अंदर वो जल बाहर निकल जाता है। फिर स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, ठीक है, मर्तजीवी और सजीवी। सजीवी साथ में रहते हैं, मर्तजीवी मरे हुए पे रहते हैं, परपोषी जो होते हैं वो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, परजीवी जो होते हैं दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है, ठीक है। सजीवी दोनों में लाभ होता है, मर्तजीवी में मरे हुए से लेते भोजन, ठीक है। मोनोट्रॉप याद रखना कि एक पुष्पीय पौधा है जो मोनोट्रॉप सड़े गले पदार्थों पे पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपको सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।